नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। और लगातार आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास और मैं काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रहा था कि आपको समय दे सकूं, लेकिन मैं अपने डेली वर्क रूटीन में इतना अधिक व्यस्त था कि बहुत मुश्किल था कि आपके लिए समय निकाल सकूं। आज स्पेशली ऑन द डे ऑफ दिवाली के दिन मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं आपके एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न को लेकर के, जो है कि साल 2022 में क्या एसी का टॉपिक आने वाला है, यानी कि साल 2022 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। ये बात मैंने पहले भी बताई है और अब मैं इस बात को और स्पष्ट कर रहा हूं कि दो तरह के निबंध के विषय होते हैं, दो तरह के टॉपिक्स होते हैं। पहला, ट्रेडिशनल टॉपिक। ट्रेडिशनल टॉपिक का मतलब वो टॉपिक्स जो बिल्कुल सदाबहार टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जो परंपरागत तौर पर हमेशा से जो टॉपिक पूछे जाते रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको ट्रेडिशनल टॉपिक कहा जाता है, यानी कि सदाबहार टॉपिक कहा जाता है। और दूसरा एसे का जो टॉपिक होता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक होता है, यानी कि वो टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं, करंट अफेयर्स पर जिसे आधारित करके जो जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं दो तरह के टॉपिक्स को बताऊंगा। मैं आपके लिए चुनकर 14 टॉपिक्स लाया हूं। काफी रिसर्च करने के बाद ये 14 टॉपिक्स है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन 14 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो कम से कम जो आपको 8 टॉपिक दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज आप ना हो। 8 टॉपिक का मतलब आपको लिखना हिंदी में एक निबंध है, इंग्लिश में एक निबंध, यानी कि 2 निबंध लिखने हैं। लेकिन दोनों निबंध के लिए, हिंदी के एक निबंध के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि 4 हिंदी के टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक लिखना होगा। वैसे ही इंग्लिश में भी आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई एक लिखना होगा। तो इन 8 निबंध जो आपको मिल रहे हैं चॉइस में, कम से कम इसमें 5 से 6 निबंध आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुने, इसे नोट डाउन करें। और इससे पहले कि मैं आपको निबंध के टॉपिक्स बताऊं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूं आपको कि जो आप एसे लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और अगर आप इन बातों को इग्नोर करते हैं तो फिर आपको एसे में अच्छा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि अगर आपका एसे में मार्क्स बिलो 40 अगर गया, अगर बिलो 40 अगर जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आपके स्कोर को 40 to 45, अगर आप 45 इसे क्रॉस कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अगर आप इस लेवल पे अगर आप अपने एसेस को प्रिपेयर करते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आप सिलेक्शन के लिए पूरे दावेदार हैं। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पहले आपको बताऊं और फिर मैं इस एसे के निबंध के टॉपिक्स को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो निबंध के टॉपिक्स में आपको बताने जा रहा हूं उसे आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है, दोनों ही भाषाओं में प्रिपेयर करना है, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसी गलती ना करें कि जो आपको मैं 7+7 निबंध जो बताने जा रहा हूं कि आपने 7 निबंध को बिल्कुल इंग्लिश में प्रिपेयर कर लिया और बाकी के 7 निबंध को हिंदी में प्रिपेयर कर लिया, तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे। हर टॉपिक किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है, टॉपिक पर फोकस करना है, लैंग्वेज पर नहीं। ध्यान रखिए, यानी कि आपको हर टॉपिक को दोनों ही लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है, हिंदी और इंग्लिश में। और सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, यानी कि इनिशियल कंफर्टेबल, फर्स्ट आप जिस भाषा में ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आप सबसे पहले उस निबंध के टॉपिक को उस लैंग्वेज में प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले, और उसके बाद उस पूरे निबंध को ट्रांसलेट करें। तो इससे आपके 2 फायदे होंगे। वो कहते हैं ना, एक पंथ 2 काज, यानी कि आपका ट्रांसलेशन का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा,
क्योंकि आपने पूरे 500 वर्ड्स के एसे को आपने ट्रांसलेट किया है, तो आपका पहला प्रैक्टिस वो होगा। दूसरा, क्योंकि आप खुद ही इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे और इजीली आपको एग्जाम में आप उसे अपने तरीके से ढाल सकेंगे, लिख सकेंगे। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉप टिप्स के ऊपर आऊं कि जो आपको इसे लिखते वक्त ध्यान देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि जिस भी एसे को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसे दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्रयास ये करना है कि उस एसे को पहले एक लैंग्वेज में प्रिपेयर कर लें और उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर लें। सेकंड पॉइंट, आपको पता है कि एसे 500 वर्ड्स में लिखना है, 500 शब्दों में। तो पेज काउंटिंग को ध्यान ना दें। हर इंसान के लिखने की कैपेबिलिटी और साइज अलग अलग होता है। कोई बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, कोई बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखता है। तो आपको वर्ड्स पर फोकस करना है और एग्जाम में भी ये याद रखें कि बिल्कुल वर्ड काउंट करने मत बैठ जाएं। एक एवरेज आप काउंट कर लें कि आपके लेटर राइटिंग स्पीड के ऊपर या साइजिंग के ऊपर एक लाइन में लगभग कितने वर्ड्स आते हैं और पूरा प्रिपेयर करते वक्त आपको कितना लगभग लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास एग्जाम में आप थोड़ा पहले पहुंच रहे हैं, अगर आपके पास पेपर अगर पहले मिल रहा है, तो इमीडिएट आप काउंट भी कर सकते हैं फटाफट कि इतने लाइंस लिखने पर, इतने पेज लिखने पर यहां तक मैं लिख लूं तो 500 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रहे। और थर्ड पॉइंट कि जैसे ही आपको एसे लिखने के लिए मिलता है, तुरंत से लिखना शुरू ना कर दें, भले ही वो आपका पढ़ा हुआ विषय क्यों ना हो। जैसे ही आपको मिलता है 2 से 3 मिनट का समय लें और उसमें इमीडिएट एक पॉइंट फ्रेम करें, पॉइंट वाइज फ्रेमिंग करें। पॉइंट फ्रेमिंग क्या करना है इस बात को समझें। हर एसे को 3 कैटेगरी में बांटें, 3 पार्ट में बांटें। पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, दूसरा पार्ट विषय वस्तु यानी कि जो बॉडी होता है एसे का, और थर्ड इज कंक्लूजन। तो एग्जामिनर भी एसे का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी 3 तरीके से करता है। इंट्रोडक्शन पर 10 मार्क्स होते हैं, 10 नंबर। विषय वस्तु जो मेन बॉडी है, होल बॉडी, उसके ऊपर 30 मार्क्स होता है। और लास्ट का जो कंक्लूजन है उसके ऊपर 10 मार्क्स होते हैं, 10, 10, 20 एंड 30। तो ध्यान रखें, हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत हड़बड़ी में शुरू कर देंगे तो भूमिका का जो पोर्शन है, जिस बुलंदी के साथ, जिस लैंग्वेज फ्लुएंसी के साथ, या फिर जिस टॉपिक को आप जिस तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो मिस हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में आपको लिखने की जल्दी रहेगी और आप लैंग्वेज उस तरह से फॉर्म नहीं कर पाएंगे और हड़बड़ाहट में वो 10 मार्क्स जो है वो कटकर आपके 5, 6, 4 पर ना पहुंच जाए। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि अगर आप उसे बहुत इंट्रोडक्शन उसका बहुत सॉलिड लिखते हैं, बहुत स्ट्रांग लिखते हैं और एटलीस्ट उस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से आप पूरे एसे को पेश करना चाहते हैं, तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो इन तीनों बात का ध्यान रखें और इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे पॉइंट में फ्रेम करेंगे पूरे एसे को। कि आपने सपोज करिए कि टॉपिक बना लिया कि मैं इस 7 या 8 पॉइंट्स को टच करूंगा ओवरऑल एसे में। तो छोटे छोटे कहीं पर भी रफ, पीछे जो सीट होता है उसके पीछे लिखने का स्पेस होता है, वहां पर रफ पॉइंट्स में बना ले, ताकि लिखते वक्त आपको सोचना ना पड़े। और आप एक पैराग्राफ में, कभी कभी कोई ऐसा पैराग्राफ मिल जाता है जो आपको जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है और आपको लगता है कि मैं सब कुछ इसी पैराग्राफ में ढाल दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो दूसरे पैराग्राफ हैं, यानी कि एसेस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वो छूट जाएंगे। तो ध्यान रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कंट्रोल रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आपको पता है कि पूरे एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाता है। उस 2 घंटे को आप पहले 2 पार्ट में बांटें। 1 घंटा प्योरली ट्रांसलेशन के लिए और 1 घंटा प्योरली एसेस के लिए। मैं अपने पुराने वीडियोस में एक बात कहता था कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं एसेस के लिए और ट्रांसलेशन में 5-6 मिनट कम कर सकते हैं। लेकिन अब जो एसएससी के रिसेंट पेपर है उसे देखते हुए मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा ना करें। अब आप प्योरली 1 घंटा ट्रांसलेशन के लिए रखें और प्योरली 1 घंटा एसेस के लिए, क्योंकि
अब जो ट्रांसलेशंस के टॉपिक आते हैं वो थोड़े एग्जेगरेटेड होते हैं, उसमें वर्ड्स की संख्या थोड़ी अधिक होती है, अराउंड 300 वर्ड्स चले जाते हैं जो ट्रांसलेशन के लिए आते हैं। 250 पहले आता था, अब 270 टू 300 आता है, तो जहां पर आपको 3-4 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो आप अब ट्रांसलेशन वाले पोर्शन से अपने लिए समय नहीं काट सकते हैं, उसकी जगह पर आप एसेज लिखने के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप उसे मेकअप कर पाए। तो अपने हाफ एन आवर का, यानी कि 2 एसेज जो आपको मिला 1 घंटे के लिए, आधे घंटे हिंदी के लिए, आधे घंटे इंग्लिश के लिए, तो उसको आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं? आप उसे इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि 2-3 मिनट आप पहले उसे पॉइंट वाइज क्रिएट करने में आपने लगाया, 25 मिनट आपने फुल एसे लिखने में लगाया, यानी कि 25 और 3 28, और लास्ट के जो 2 मिनट मिलते हैं उसमें क्या करना है आपको? लास्ट के 2 मिनट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे थे, जो लाइन लगा था, उसे ब्लैक पेन से उसे हाईलाइट करें, पेंसिल यूज करें या ब्लैक पेन यूज करें, ताकि उसे हाईलाइट करके आप इंपॉर्टेंट कोट करने की कोशिश करें, एग्जामिनर को दिखाने की कोशिश करें कि हाँ ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं आप हाई स्पीड में पढ़ते वक्त कहीं आपसे वो छूट ना जाए। तो अगर आप वो अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे, तो एग्जामिनर उसे रुकेगा, थोड़ा देखेगा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेगा कि शायद इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। और अगर वो सच में उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती है तो वो आपके मार्क्स को कहीं आगे लेकर जा सकता है। तो ये जरूर करें, लास्ट के 2 मिनट आप उसे मैं कहूं कि डेकोरेटिव करने में लगाएं। तो इस तरह से आप हाफ एन आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसे लिखते वक्त ध्यान दें, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं एसेज लिखते वक्त। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होता है, आप उन्हें कोई भी टॉपिक दें, उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, पॉइंट्स होंगे जो आपको वो बता पाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा फ्रेम नहीं करते हैं, यानी कि बहुत लंबा पैराग्राफ लिखने की उनकी हैबिट नहीं होती, क्योंकि वो पॉइंट वाइज इतने शार्प और इतने क्लियर होते हैं कि उनके पास एसेज लिखते वक्त जो है वो उलझ जाते हैं और उन पॉइंट्स को बहुत नहीं लिख पाते हैं। और किसी एक टॉपिक पर जब उनके पास बहुत अधिक नॉलेज होता है तो उस टॉपिक को बहुत खींचने लग जाते हैं और अगला पॉइंट छूट जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखें, यानी कि मैं पहले वो 2 कैटेगरी क्लियर कर दूं, यानी कि पहले स्टूडेंट्स की कैटेगरी जिनके पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होता है, और एक दूसरे स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मतलब आप उन्हें कुछ भी लिखने को कह दें, पेड़ पर आप निबंध लिखने कह दें, हो सकता है वो आपको 1000 वर्ड में लिख कर दिखा दें, लेकिन उसमें 1000 वर्ड में हो सकता है कि 700 वर्ड ऐसे होंगे जो रिपीटेटिव आएंगे, आपको लगेगा कि लगातार उसी बात को दोहराया जा रहा है। तो ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं वो अपने डेटा और फैक्ट्स पर ज्यादा काम करें, वो डेटा और फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि जब आप उस 500 वर्ड के निबंध को लिख रहे हैं तो वो उतना ही स्ट्रांग भी दिखे। और जो स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत अच्छा जिनके पास ऑलरेडी कलेक्टिव नॉलेज है, वो अपने लिखने पर अधिक फोकस करें। अल्टीमेटली लिखना दोनों को ही है, जितना अधिक लिखेंगे आप उतना अधिक अपने आप को शार्प महसूस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, हो सकता है एसएससी बिल्कुल किसी ऐसे मूड में हो कि आपके बिल्कुल पढ़े हुए कोई भी ऐसे ना आए, तो उस कंडीशन में आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हर एसे में 3 कम से कम कोटेशन जरूर इस्तेमाल करें। कोटेशन मतलब उद्धरण, किसी बड़े विद्वान का कहा गया कोई वाक्य, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, या किसी हिस्टोरिकल का कहा गया, किसी जो हिस्ट्री रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनका कोई स्टेटमेंट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी बात पर कोई स्टेटमेंट कहा हो, वो स्टेटमेंट। आप समझ गए कोटेशंस का अर्थ क्या है, यानी कि एज इट इज कहा गया किसी को कोई बात। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज्यादा लोग मिस करते हैं और गलत करते हैं, कि जब कहा जाता है कि 3 कोटेशन डालना है, तो कई बार लिखते वक्त ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमने कोटेशन को मतलब निबंध में बस फिट कर दिया है, बस ऐड कर दिया। वो नहीं करना है दोस्तों। कोटेशन देने का एक तरीका होता है ताकि वो बहुत सॉफ्टली वहां पर प्रेजेंट हो और आपकी बात को वो कोटेशन और वैल्यूएबल बनाए। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई आपने एक निबंध लिया है
कि जैसे मान लीजिए कि गांधी जी का वो निबंध स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, जहां पर वो कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि तो यानी कि जब आप गांधी जी की इस कोटेशन को जब कोट करने वाले हैं तो उसके पहले, इस कोट के पहले वो भूमिका बनाएं कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, और स्वच्छता जो है मतलब हमें परमेश्वर के करीब रखता है, जहां स्वच्छ होता है वहीं स्वच्छ मन बसता है। और ये बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, स्वयं महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप जिस बात को रखना चाहते हैं उस बात को पहले रखें और उसके बाद उस कोटेशन को दें, और ताकि वो ऐसा लगे कि वो आपकी बात को पुष्ट कर रहा है, वो कोटेशन मतलब उसे और एनलार्ज कर रहा है, उसे और बढ़ा रहा है। ऐसा ना हो कि पहले कोटेशन दें और फिर उसे आप एक्सप्लेन करें। ये पुराना तरीका था। अगर आप पहले कोटेशन देके उसे एक्सप्लेन करते हैं तो आपको लगेगा कि वो कोई पुराने समय में जैसे आप कबीर के दोहे यार ये वो लिखते थे कि आपने कोटेशन दिया और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आपकी इंटेलिजेंसी बहुत काम नहीं आएगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, दोनों में बहुत फर्क है। यानी कि स्कूलों में जो आप लिखते हैं, और अब भी मैं कहता हूं अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज में लिख रहे हैं तो ठीक है, आप कोटेशन पहले दे, उसे एक्सप्लेन करें, वो एक अलग इंपैक्ट देता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख रहे हैं जहां पर आपको कम शब्द में अपने आप को प्रूफ करना है, वहां आप पहले अपनी बात रखें और फिर कोटेशन रखें, ताकि आपकी बात पुष्ट हो, मजबूत हो, बुलंद हो। आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझ पाए हो। नेक्स्ट बात, किसी भी प्रॉपर सिंगल बुक को ऐसे के लिए कभी फॉलो ना करें। मेरे पास कम से कम 500 से अधिक मैसेज आए होंगे इसी बात को पूछने के लिए कि भैया किस बुक से ऐसे पढ़ें, कौन सा बुक फॉलो करें, ऐसे के लिए कौन सा बुक सबसे परफेक्ट होगा। तो मैं ये बार बार कहता हूं और अब भी कह रहा हूं कि ऐसे के लिए पार्टिकुलर किसी भी एक बुक को कभी फॉलो ना करें, टॉपिक को फॉलो करें। किसी भी एक टॉपिक को चुने, टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड डेटा एंड फैक्ट्स को क्लियर करें, कलेक्ट करते जाएं कि इस टॉपिक में क्या क्या डेटा हो सकता है, क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। डेटा मतलब केवल आंकड़े नहीं होते हैं दोस्तों, और आंकड़े और फैक्ट का मिश्रण होना चाहिए, तब जाकर आपका एक निबंध मजबूत बनता है। आंकड़ा और फैक्ट को मैं जरा समझाऊं। सपोज करिए कि आप किसी भी एक निबंध को ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक निबंध लिया, मैं हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा कि निबंध में क्या क्या बातें डालनी है। यानी कि किसी भी निबंध में केवल कोई नंबर का खेल ना खेले कि 68% ये, 80% वो, 90% वो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ये रिलीज कर दिया, गवर्नमेंट ने वो रिलीज कर दिया। फैक्ट और फैक्चुअल्स भी होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज के साथ। तो एक तरफ डेटा इकट्ठा करें, एक तरफ फैक्ट इकट्ठा करें, 3 जो कोटेशन मैंने कहे वो इकट्ठा करें, और इन तीनों को मिलाएं और फिर इसे अपने लैंग्वेज से सवारें। किसी भी बुक या ऐसे से एज इट इज इसे उठाने की कोशिश ना करें, कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट आपकी ही एग्जामिनेशन जोन में वो उस बुक को फॉलो कर रहा हो और एज इट इज उसने उसे इतनी अच्छी तरह से कॉपी की, क्योंकि मार्केट में कुल मिलाकर आप घूम कर भी देखें तो अच्छी एसेस की हो सकती है 7-8 किताबें ही मिलेंगी। उनमें से वो बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक कोई आ गया एग्जाम में और उसने बिल्कुल कंठस्थ कर रखा और उसने एग्जाम में एज इट इज उतार दिया, तो बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा आपके उस एसे का। तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है। इसका ख्याल रखें कि टॉपिक कलेक्ट करें मैगजीन से, बुक से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, और भी जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है आप उसे कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद उसे अपना लैंग्वेज दें, अपनी भाषा दें। जब आप अपनी भाषा देंगे तो उसे बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे, किसी भी दूसरे की भाषा में उलझ जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो मेरे तरफ से इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही कि इसे कैसे लिखा जाए, किन किन बातों का आप ध्यान दें इसे लिखते वक्त, इतना ही। और मैं टॉपिक्स को अगले पार्ट में इसके बताता हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी लंबा हो रहा है वीडियो। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और खूब मन लगाकर दिवाली मनाएं, और मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली आप सबको। थैंक यू सो मच।